हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने टर्बाइंस को डिस्कस किया, एग्रीगेट को डिस्कस किया, बिटुमेन के टेस्ट को डिस्कस किया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो बहुत अच्छी चल रही है, आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे मिस नहीं होने चाहिए। आज हम बहुत सारे डिफरेंट जो एग्जाम्स में पूछे जाने पॉइंट्स हैं, जो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सबको डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो है हमारा स्टिफनेस। अगर हम स्टिफनेस की बात करते हैं, ये डायग्राम आपके जहन में बैठ जाना चाहिए कि ये किस तरीके से हम बनाते हैं। डायग्राम बना देंगे तो आप बहुत सारे जो इससे एमसीक्यू पूछे जाते हैं वो आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक स्टिफनर प्रोवाइड किया, फिर हमने यहाँ पर स्टिफनर प्रोवाइड किया, फिर हमने यहाँ पर बीच में स्टिफनर प्रोवाइड किया। तो जो हमने एंड में स्टिफनर प्रोवाइड किया उनको आप बोलेंगे एंड बियरिंग स्टिफनर या फिर वर्टिकल स्टिफनर। वर्टिकल स्टिफनर ये सारे हैं, लेकिन ये कौन से स्टिफनर हो जाएंगे हमारे, ये होते हैं हमारे इंटरमीडिएट स्टिफनर। तो ये होते हैं हमारे इंटरमीडिएट स्टिफनर। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारे लास्ट में जो है वो हमारे बियरिंग स्टिफनर या फिर एंड बियरिंग स्टिफनर्स के नाम से जाने जाते हैं। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कहाँ पर हम इनको प्रोवाइड करते हैं। तो एंड बियरिंग स्टिफनर्स हो गया, ये इंटरमीडिएट स्टिफनर हो गया, ये भी एंड बियरिंग स्टिफनर है। फिर यहाँ पर हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर या फिर हॉरिजॉन्टल स्टिफनर भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर हमारा दो तरीके से लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर प्रोवाइड किया जाता है। एक हमारा 0.2 डी पे प्रोवाइड किया जाता है, 0.2 डी पे प्रोवाइड किया जाता है। एक हमारा 0.5 डी पे प्रोवाइड किया जाता है। अब यहाँ से एमसीक्यू क्या बनते हैं, तो पहला एमसीक्यू तो यही बनता है कि एंड बियरिंग स्टिफनर किस लिए प्रोवाइड किया जाता है, कौन सी बकलिंग के लिए प्रोवाइड किया जाता है। फिर हमारा इंटरमीडिएट स्टिफनर किस लिए प्रोवाइड किया जाता है, और हमारा ये बनता है लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर। नाम नहीं लिखा तो ये हो जाएगा हमारा लॉन्गिट्यूडनल या फिर स्टिफनर जो हमारा होता है बेसिकली हॉरिजॉन्टल स्टिफनर, ये किस लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो सबसे पहली बात, अगर हम एंड बियरिंग की बात करें तो ये हमारा कंसंट्रेटेड लोड जब लग रहा होता है, हमारा कौन सा लोड लग रहा होता है, कंसंट्रेटेड लोड जब लगता है तो हम एंड बियरिंग स्टिफनर प्रोवाइड करते हैं। तो हम एंड बियरिंग स्टिफनर प्रोवाइड करते हैं। वहीं पर अगर हम इंटरमीडिएट की बात करें, इंटरमीडिएट बियरिंग की बात करते हैं, स्टिफनर की बात करते हैं, तो ये कौन सा बियरिंग को देखता है, जो हमारा डायगोनल कंप्रेशन की वजह से। वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर जहां लिखा होगा डायगोनल कंप्रेशन है, कौन सा स्टिफनर प्रोवाइड किया जाए, मैचिंग में आ सकता है। तो डायगोनल कंप्रेशन के लिए हम कौन सा स्टिफनर प्रोवाइड करते हैं, इंटरमीडिएट स्टिफनर प्रोवाइड करते हैं। पॉइंट लोड के लिए या फिर कंसंट्रेटेड लोड के लिए कौन सा स्टिफनर प्रोवाइड करेंगे, हम एंड बियरिंग लोड प्रोवाइड करेंगे। वहीं पर लॉन्गिट्यूडनल हमारा पूछा जाता है किस लिए प्रोवाइड किया जाएगा, तो लॉन्गिट्यूडनल आप खुद ही देखिए, लॉन्गिट्यूडनल ऐसे बेंडिंग मूवमेंट, हमारा बेंडिंग ऐसे होगी तो बेंडिंग कंप्रेशन के लिए। तो लॉन्गिट्यूडनल हमारा किस लिए प्रोवाइड किया जाता है बेसिकली, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा बेंडिंग कंप्रेशन के लिए प्रोवाइड किया जाता है। एक तो एमसीक्यू ये बन गया आपका कि बेंडिंग कंप्रेशन और हमारा जो ये जितने भी कंप्रेशन है, डायगोनल कंप्रेशन, इनके लिए क्या प्रोवाइड किया जाता है, कौन सा स्टिफनर प्रोवाइड किया जाता है। एक तो ये एमसीक्यू गया। एक अब ये पूछा जाता है कि जब डी बाई टी डब्ल्यू, जो हमारी डेप्थ है और जो हमारा थिकनेस ऑफ वेब है, जब इसकी वैल्यू हमारी किस से कम होनी चाहिए तो हम कोई स्टिफनर प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो अगर हमारी लेस देन 85 एप्सिलॉन से कम है, 85 एप्सिलॉन से कम है, तो हम कोई भी स्टिफनर को प्रोवाइड नहीं करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, तो अगर वो पूछता है कि आपकी किस वैल्यू पे आप स्टिफनर प्रोवाइड करेंगे, तो 85 से तो ज्यादा होनी चाहिए। 85 एप्सिलॉन से कम है तो हम कोई स्टिफनर प्रोवाइड नहीं करेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू चेंज होती है, वैल्यू की बात करें तो एक होगा हमारा 85 से 200, यहाँ पे लिखा जाएगा। तो अगर 85 से लेके यही जो हमारे डी बाई टी डब्ल्यू की वैल्यू, अगर 85 से लेके हमारे 200 के बीच में, 200 एप्सिलॉन के बीच में, तो हम सबसे पहले अपने वर्टिकल स्टिफनर प्रोवाइड करेंगे। हम कौन सा स्टिफनर प्रोवाइड करेंगे, वर्टिकल स्टिफनर प्रोवाइड करेंगे। फिर 200 से लेके, ये सब यहाँ पर एप्सिलॉन लगा रहेगा, तो 200 से लेके अगर मेरी इसकी वैल्यू, ये जो सेम डी बाई टी डब्ल्यू है, इसकी वैल्यू है 250 के बीच में, तो मैं वर्टिकल तो प्रोवाइड कर चुकी हूँ, वर्टिकल स्टिफनर तो प्रोवाइड कर चुके हैं। फिर उसके बाद हम 0.2 डी पर एक लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर भी प्रोवाइड करेंगे। तो एक वर्टिकल स्टिफनर हो गया और एक हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर हो गया। वहीं पर अगर डी बाई टी डब्ल्यू की बात करते हैं, ये हमारा 250 से लेके 350 के बीच में है, 350 या फिर कहीं कहीं पे लिखा रहता है 345, तो 250 से लेके अगर 350 के बीच में है, तो बेसिकली हम डी बाई डब्ल्यू की वैल्यू अगर एप्सिलॉन 250 एप्सिलॉन और 350 एप्सिलॉन के बीच में है, तो फिर क्या करेंगे, वर्टिकल प्रोवाइड कर चुके हैं। 0.2 डी पे हम लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर प्रोवाइड कर चुके हैं। फिर हम 0.5 डी पे भी एक स्टिफनर प्रोवाइड कर देंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पक्का आता है स्टील से, जो ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जाएगा। एक बार फटाफट से देख लेते हैं, स्टिफनर का प्रोवाइड करेंगे जब हमें बकलिंग देखने को मिल रही है। अब बेसिकली हम इंटरमीडिएट स्टिफनर का प्रोवाइड करेंगे जब डायगोनल कंप्रेशन देखने को मिलेगा। हम वर्टिकल जो है, हम जो ये हमारे वर्टिकल एंड बियरिंग स्टिफनर है वो प्रोवाइड करेंगे जब हमें ये अपना कंसंट्रेटेड लोड या फिर पॉइंट लोड देखने को मिलेगा। वहीं पे लॉन्गिट्यूडनल या हॉरिजॉन्टल स्टिफनर का प्रोवाइड करते हैं जब हमें बेंडिंग कंप्रेशन देखने को मिलेगी। अगर मेरी वैल्यू डी बाई टी डब्ल्यू की वैल्यू 85 से कम है, 85 एप्सिलॉन से कम है, तो फिर मुझे कोई स्टिफनर प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। 85 से 200 के बीच में तो मैं सबसे पहले वर्टिकल स्टिफनर प्रोवाइड करूंगी। फिर अगर मेरे 200 से 250 के बीच में, तो वर्टिकल स्टिफनर एंड एट 0.2 डी पे हम एक लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर प्रोवाइड कर देंगे। और उससे ज्यादा हो जाती है तो वर्टिकल भी प्रोवाइड करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल टू 0.2 डी पे भी और 0.5 डी पे भी
प्रोवाइड करेंगे। तो ये एमसीक्यू में पक्का पूछा जाएगा, इसको बिल्कुल बनाकर डायग्राम अपनी प्रैक्टिस कर लें। अब दूसरा पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है और एसएससी में पूछने के भी चांसेस बहुत ज्यादा है। तो कैनाल्स, अब हमारे पास 3 तरीके के कैनाल है। एक हो गया हमारा रिच कैनाल, तो ये डिफरेंसेस पूछते हैं, इन पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं। तो एक हो गया हमारा रिच कैनाल, एक होता है हमारा कॉन्टूर कैनाल, एक होता है कॉन्टूर कैनाल और एक होता है हमारा स्लाइड स्लोप कैनाल। अगर स्लाइड स्लोप कैनाल की बात करें तो यहाँ पे तीनों कैनाल के नाम सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 3 कैनाल होते हैं। एक ये एमसीक्यू हो गया, तो कितने टाइप्स के कैनाल हो गया हमारा, एक रिच कैनाल हो गया, कॉन्टूर कैनाल हो गया और एक साइड स्लोप कैनाल हो गया। सबसे पहला पॉइंट, तो ये जो हमारा कैनाल है, जो रिच कैनाल है, इसको वाटर शेड कैनाल भी कहा जाता है। तो वाटर शेड कैनाल भी कहा जाता है और ये रिज के अलोंग जो हमारा रिज होता है, इस तरीके से रिज होगी, ये मैं ऊपर से बना रही हूँ, ये रिज होगी और ये हमारा जो हाई पॉइंट है ये दोनों की तरफ एरिगेट करता है। तो इससे एक पॉइंट क्या बना सकता है, एक तो ये रिच के अलोंग बनता है, ये पहली बात। किसके अलोंग बनता है, हम किसके अलोंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, रिच के अलोंग कंस्ट्रक्ट करते हैं। और ये दोनों ही साइड, टू साइड, दोनों ही साइड को इरिगेट करता है। तो टू साइड इरिगेशन होती है, यहाँ पर टू साइड इरिगेशन होती है। अब इसकी बात करी जाए तो ये मस्त है। अब यहाँ पे लेकिन कॉन्टूर की बात करें, कॉन्टूर कैनाल की बात करते हैं, तो कॉन्टूर कैनाल में क्या है कि जो हमारे कॉन्टूर्स बनाते हैं, कॉन्टूर्स बनाते हैं उसके पैरेलल हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो पैरेलल, नियरली पैरेलल, आप सबसे उम्दा वर्ड क्या हो जाएगा, नियरली पैरेलल, पैरेलल ही है, नियरली पैरेलल टू कॉन्टूर्स। तो कॉन्टूर्स जो होंगे हमारे, जो हम कॉन्टूर्स कंस्ट्रक्ट करते हैं उसके नियरली पैरेलल हम कॉन्टूर कैनाल को बनाते हैं। अब अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पर हमारा क्या देखने को मिलेगा आपको, ये वन साइड ही इरिगेट करता है, ये वन साइड इरिगेट करेगा। दूसरी बात, इसमें क्रॉस ड्रेनेज वर्क देखने को मिलेंगे। इसमें क्या है, आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क आपको कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे। इसी वजह से ये हमारे लिए बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है, पर हमें अगर जरूरत पड़ेगी तो हमें ये प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो जो कॉन्टूर कैनाल हो जाता है ये हमारा कॉस्टली हो जाएगा। वहीं पर अगर हम इसकी बात करते हैं, वो जो हमारा ये रिच कैनाल या वाटर शेड था, अब ये क्या दोनों साइड इरिगेट कर रहा है, दोनों साइड इरिगेट कर रहा है, तो इसमें हमें क्रॉस ड्रेनेज वर्क नहीं देना पड़ता, नो क्रॉस ड्रेनेज वर्क, सीडी से लिख देते हैं क्रॉस ड्रेनेज वर्क। जो हमारे क्रॉस ड्रेनेज वर्क है सीडी, तो यहाँ पर कोई भी क्रॉस ड्रेनेज वर्क नहीं देना पड़ता। इसी वजह से क्या है, इकोनॉमिकल पड़ता है। ये हमें क्या पड़ता है, इकोनॉमिकल है। तो अगर मुझे इकोनॉमिकल की तरफ जाना है और मेरी ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ऑब्वियसली मैं फिर वाटर शेड कैनाल या फिर रिच कैनाल प्रोवाइड करूंगी। वहीं पर अगर हम साइड स्लोप की बात करें तो ये साइड स्लोप जो है बेसिकली हमारा नाम से पता चल रहा है, एक तो वन साइड को इरिगेट करेगा, ये भी वन साइड को इरिगेट करेगा। और ये वाली कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, जो कॉन्टूर है उसके परपेंडिकुलर रहती थी। ये क्या है, ये इसकी जो हम लाइंस बनाएंगे ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर टू कॉन्टूर, कॉन्टूर लाइन के ये परपेंडिकुलर रहता है। वहीं पे इसकी बात करें तो ये हमारा क्या था, पैरेलल टू कॉन्टूर लाइन। अब ये परपेंडिकुलर है साइड स्लोप, यहाँ पर भी क्रॉस ड्रेनेज वर्क बिल्कुल नहीं देना पड़ता, तो यहाँ पर भी नो क्रॉस ड्रेनेज वर्क। लेकिन इसकी बात करते हैं, इसका जो स्लोप होता है, वो उसका जो स्लोप बेड है, जो स्लोप बेड है वो बहुत ज्यादा स्टीप होता है। तो जो स्लोप बेड है वो बहुत ज्यादा स्टीप होता है। तो बेसिकली 3 तरीके के कैनाल हमने देखे, एक हो गया रिच कैनाल या फिर वाटर शेड कैनाल, एक हो गया हमारा कॉन्टूर कैनाल और एक स्लाइड स्लोप। तो याद रखना है कि बस एक वाटर शेड है जो दोनों साइड इरिगेट करता है, कॉन्टूर और साइड स्लोप जो है हमारा वो एक एक साइड इरिगेट करते हैं। कॉन्टूर के अलावा किसी में क्रॉस ड्रेनेज वर्क देने की जरूरत नहीं पड़ती। इस वजह से कॉन्टूर कैनाल जो है वो थोड़ा सा हमारे लिए कॉस्टली हो जाता है। और जो रिच कैनाल है वो तो उम्दा तरीके का कैनाल है, इसमें क्या दोनों साइड हम कंट्रोल, दोनों साइड इरिगेट कर सकते हैं और हमारा नेचुरल जो पूरा पाथ होता है उसके अलोंग हम उसको बनाते हैं, नेचुरल पाथ के अलोंग इसको बनाते हैं और हमें कोई भी क्रॉस ड्रेनेज वर्क देने को नहीं पड़ता, इकोनॉमिकल पड़ता है हमारे लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म को समझते हैं, आजकल इस पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट टर्म है हमारा लेड। तो अगर हम लेड की बात करते हैं, लेड की बात करते हैं तो ये लीड जो है हमारा, लीड जो है बेसिकली ये क्या है, एक डिस्टेंस है। तो सपोज जहाँ पर हमें सब्सटेंस जो मिल गया, जैसे सेंड मिल गई हमें, तो अब बेसिकली जो सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी है और जो हमारी कंस्ट्रक्शन साइट है, तो यहाँ पर सपोज सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी ये मेरा सोर्स है, सोर्स से लेके जो मेरी कंस्ट्रक्शन साइट है, ये मेरी कंस्ट्रक्शन की साइट है, जो इनके बीच की जो हमारी डिस्टेंस होती है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में, तो इसको बोलते हैं लीड। इसको हम किलोमीटर्स में शो करते हैं, इसको हम किलोमीटर्स में शो करते हैं। और ये किस लिए यूजफुल है, तो ये कन्वेंस, जो कॉस्ट ऑफ कन्वेंस हमें निकालनी होती है, कॉस्ट ऑफ कन्वेंस की जो कॉस्ट निकालने में बहुत ज्यादा हेल्प की जाती है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या क्वेश्चन है, एक तो लीड की डेफिनेशन पूछ सकते हो। तो लीड क्या हो गया, हमारा जो कोर्स सोर्स से लेकर हमारा कंस्ट्रक्शन साइट के बीच की जो हॉरिजॉन्टल या फिर डिस्टेंस है वो हमारी लीड से बोली जाती है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हमारे जो सरफेस है वो डिफरेंट तरीके के हैं, तो अब हमें एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो मल्टीप्लाई करते हैं हम लेड में। तो अब इसकी वैल्यू पूछी जाती है कि अगर वो हमारा सैंडी ट्रैक है, तो सबसे पहला पॉइंट हो गया कि सैंडी ट्रैक है तो क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, अगर वो मेरा मेटल ट्रैक है तो क्या मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, और अगर मेरा कार्डजे ट्रैक है तो मेरा क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। तो अगर सैंडी ट्रैक है तो मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, हम लेड में ही मल्टीप्लाई करेंगे, सब में लीड में मल्टीप्लाई करेंगे, लेड लीड कुछ भी बोल सकते हो।
तो इसमें ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगर सबसे पहले सेंड है तो सेंड में क्या करेंगे 1.4 से मल्टीप्लाई, तो 1.4 हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा। एमसीक्यू में 4 ऑप्शन आएंगे, सेंडी ट्रैक लिखा होगा तो आपको बताना मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा 1.4। फिर मेटल होगा तो हम उसमें 1 ही रखेंगे, 1.0 ले लो। और अगर मेरा कार्ड से ट्रैक होगा तो मेरा 1.1 मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा। तो ये तीनों हमारे मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। रीड क्या है, कंस्ट्रक्शन साइट और सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी के बीच की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं, किलोमीटर्स में शो किया जाता है, और ये कॉस्ट ऑफ कन्वेंस निकालने के लिए यूज किया जाता है। वहीं पे जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसको लिफ्ट बोलते हैं। तो वर्टिकल डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, लिफ्ट, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको बोला जाता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिफरेंट आरसीसी से पूछा जाता है, वो भी पूछा जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो क्या है कि मैक्सिमम वाटर कंटेंट, एग्रीगेट के बेसिस पे हमारा मैक्सिमम वाटर कंटेंट क्या होता है। तो मैक्सिमम वाटर कंटेंट अवेलेबल, या फिर हम क्या प्रोवाइड करेंगे, अगर एग्रीगेट हमारा डिफरेंट डिफरेंट साइज के एग्रीगेट प्रोवाइड होंगे, तो अगर 10 का एग्रीगेट है तो कितना वाटर कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, 20 का, 40 का है तो कितना करेंगे। तो 10 पे पूछा जाता है तो हमारा 20 में पूछे जाते हैं। सारे डाटे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। और पीवाईक्यू अगर आप देखोगे एसएससी जेईई के तो उसमें पूछा गया। तो 10 का होगा तो हम कितना वाटर प्रोवाइड करेंगे, तो 208 लीटर्स वाटर प्रोवाइड करेंगे। वहीं पर अगर 20 का है तो 186 लीटर प्रोवाइड करेंगे। और अगर 40 की बात करते हैं, 40 का अगर हमारा साइज है तो हम उस पर 165 लीटर का वाटर प्रोवाइड करेंगे। ये सब क्या है, वाटर कंटेंट हमारा एग्रीगेट के साइज के बेसिस पे है। तो आप यहाँ से एक और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी देख सकते हो कि अगर हमारे जो हमारा एग्रीगेट का साइज है अगर वो स्मॉलर है तो वाटर कंटेंट हमारा ज्यादा यूज हो रहा है। तो यहाँ से एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन गया कि इफ द साइज ऑफ एग्रीगेट इज स्मॉलर देन द वाटर कंटेंट विल बी मोर। अब यहीं पे हमने 10 में देखा कि 208 यूज हो रहा है। अगर हमारा वहीं पे क्वेश्चन में आ जाएगा 20 का है तो आपको वहाँ पे एग्रीगेट भी देखना है। ये क्वेश्चन से इजी होते हैं, क्वेश्चन आता है हम जल्दी जल्दी में गलत कर देते हैं। इजी वाले क्वेश्चन को और अच्छे से पढ़ना है एक बार। 20 का है तो 186 लीटर, अगर हम 40 की बात करें तो 165 लीटर हो जाएगा। वेल जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो थैंक यू बोलना है और टिक करके आगे बढ़ना है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है और एसएससी जेईई ने भी पूछा है। तो सबसे पहला पॉइंट, हमारे पास जो हमारी हाईवे इंजीनियरिंग है उसमें हमारे पास स्लैब्स होती है, जैसे हमारे पेवमेंट होते हैं, एक फ्लेक्सिबल पेवमेंट देखने को मिलता है, एक हमारा रिजिड पेवमेंट को देखने को मिलता है। तो रिजिड पेवमेंट में ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पूछा जाता है कि जो हमारी वर्स्ट कंडीशन है, वर्स्ट कंडीशन के बारे में पूछा जाता है। वर्स्ट कंडीशन है तो रिजिड पेवमेंट में जो वर्स्ट कंडीशन होती है उसके बारे में पूछा जा रहा है। सबसे पहले समर मिड डे के बारे में पूछा जाएगा। अगर हो सकता है कि समर के बारे में पूछा जाए, उसमें भी कौन सी कंडीशन, मिड डे। तो समर मिड डे हो गया हमारा, एक हो जाएगा हमारा विंटर। अब विंटर में भी दो हो जाता है, एक होता है विंटर नाइट और एक होता है विंटर मिड डे। तो विंटर में भी डे और विंटर में फिर हमारा हो जाएगा नाइट। अब यहाँ पर क्या बात करते हैं, यहाँ पे बोला जाता है कि जो हमारा ये है तो सबसे पहले वार्पिंग की वजह से देखने को मिलता है, वार्पिंग, फिर हमारा एज के वजह से, फिर एज एज हो गया, माइनस क्या कर देंगे, फ्रिक्शन। तो जब हमारी फोर्स ऐसे आपको दे रखा होगा, स्ट्रेस दे रखा होगा, स्ट्रेस की वैल्यू दे रखी होगी, या तो एमसीक्यू में डायरेक्टली ऐसे पूछ सकता है कि वार्पिंग एज और फ्रिक्शन है किस तरीके का रिलेशन देखा जाता है, क्या वर्स्ट कंडीशन है। तो वार्पिंग और एज को प्लस करेंगे, फ्रिक्शन को माइनस कर देंगे। हो सकता है वैल्यू दे दे डायरेक्टली 10 20 30 करके दे देंगे, आपको इसमें पुट करना है और बस डायरेक्टली वैल्यू बता देंगे। तो वार्पिंग एज और वार्पिंग और एज को प्लस करेंगे, फ्रिक्शन को माइनस कर देंगे। ये हमारा समर की कंडीशन। वहीं पे अगर हम विंटर की बात करें, तीनों को ऐड कर देना है। विंटर के डे की बात करते हैं तो वार्पिंग भी ऐड हो जाएगा हमारा, एज भी ऐड हो जाएगा हमारा, और फ्रिक्शन भी ऐड हो जाएगा हमारा। और यहीं पे अगर नाइट की बात करते हैं तो नाइट में हमारा फ्रिक्शनल चला जाएगा, तो फ्रिक्शनल स्ट्रेस हमारा रात में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा वार्पिंग। विंटर अगर नाइट की बात करें, वार्पिंग प्लस बस एज, ये हमारी वर्स्ट कंडीशन हो जाएगी तीनों। तो वर्स्ट कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर देख लीजिए। वर्स्ट कंडीशन समर मिड डे की बात करें, समर मिड डे की तो वार्पिंग प्लस एज माइनस फ्रिक्शनल। कैसे आएगा, कैसे आया अभी तो इस पे जाना ही नहीं क्योंकि लास्ट कुछ दिन बचे हैं, फटाफट से बस रिवाइज करना है। अगर विंटर डे की बात करते हैं तो इन तीनों ही कंडीशन को हमें ऐड कर देना है। विंटर नाइट की बात करते हैं तो फ्रिक्शन गायब हो जाएगा, वार्पिंग और एज को हम ऐड कर देंगे। वहीं पर अगर हाईवे की बात करते हैं, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्रॉनिकल ऑर्डर पूछा जाता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा जाता है। तो सबसे पहले कौन आए थे, रोमन साहब आए थे। रोमन साहब आए थे, इन्होंने क्या बोला था कि कोई क्रॉस स्लोप की जिक्र नहीं किया था, जिक्र नहीं हुआ इनके पूरी थ्योरी में क्रॉस स्लोप के बारे में। लेकिन उन्होंने क्या बोला था, जब तक सॉफ्ट सॉइल हट नहीं जाती, जो सॉफ्ट सॉइल है जब तक वो हट नहीं जाती हम तब तक डिग आउट करेंगे। तो इतना देखने को मिला था 0.75 से लेके 1.2 मीटर तक आपको देखने को मिलेगा। तो रोमन जी ने ये बोला। फिर उसके बाद हमारे आते हैं ट्रेसगार्ड जी। ट्रेसगार्ड जी ने बोला कि चलो थोड़ा सा हमने, इन्होंने क्रॉस स्लोप के बारे में बात की। इन्होंने क्या बोला कि 1/45 देंगे, 1/45 देंगे हम रोड्स को। रोड को इन्होंने दिया 1/45। और ड्रेन्स की जब बात की थी, ड्रेन्स की बात की थी, ये सब डाटा को याद रखना है, 1/20 दिया था। फिर उसके बाद अगर क्वेश्चन में मेटकाफ दिया है तो उसका जिक्र करेंगे, वरना उनको कोई तवज्जो देने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनकी थ्योरी के बारे में कुछ भी कहा नहीं जाता। तो मेटकाफ है तो इस नंबर पे आप रखिएगा, वरना इसको भूल जाइएगा एक अच्छे ख्वाब की तरह। और आगे बढ़ेंगे, इनके बाद आते हैं हमारे टेलफोर्ड जी। तो टेलफोर्ड जी ने क्या बोला था
कि आपको इस तरीके से इसको अरेंज करना है कि जो सेंटर में हमारा स्टोन यूज होगा वो 22 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फिर हम साइज है ना एंड तक जाते जाते एज तक जाते जाते साइज छोटा कर देंगे, वो कितना हो जाएगा हमारा 17 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारे आए थे, इसके बाद हमारा आ जाएगा मैकेडम, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा फिर मैकेडम, जिन्होंने बोला, मैकेडम जी ने बोला कि अब जो क्रॉस स्ट्रोक यूज करोगे 1 in 36 यूज करेंगे, तो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रोमन साहब आए थे, उसके बाद प्रेसगार्ड जी है जिन्होंने 1 in 45 एंड 1 in 20 बोला, रोड के लिए ब्रेन के लिए पूछ सकता है डाटा। फिर मेटकाफ जी, फिर टेलफोर्ड ने बोला कि आप या तो डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की तरफ जाओ, या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, जैसे 17 सेंटीमीटर से लेकर 22 सेंटीमीटर तक आपको देखना मिलेगा। मैकेडम ने बोला था कि 1 in 36 का क्रॉस स्लोप आप प्रोवाइड करेंगे। अब यही का अगर ये डिस्कस कर रहे हैं तो ये भी देख लेते हैं, ये टॉप से बॉटम लगाने को या बॉटम से टॉप लगाने को आता है। तो सबसे नीचे अगर हम बात करें तो सबसे नीचे हमारा हो जाएगा सब बेस, सब बेस भी नहीं, सबसे नीचे हो जाएगा हमारा सब ग्रेड। तो सबसे नीचे हमारा हो जाता है सब ग्रेड, फिर उसके बाद हो जाता है हमारा सब बेस, सबसे नीचे हमारा सब ग्रेड, फिर आपको देखने को मिलेगा सब बेस, उसके बाद हमारे को देखने को मिलता है बेस कोर्स, उसके बाद हमें देखने को मिलता है बेस कोर्स, और सबसे ऊपर हमारा आ जाता है सरफेस कोर्स। अगर हम इसकी बात करें तो फिर हमारा आ जाएगा सरफेस कोर्स। तो इस तरीके से टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप लगाने को आ सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हाईवे से रिलेटेड पूछा जाता है। हम डेली डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के, डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको डिस्कस करेंगे। तो अभी तो ये हाईवे का पॉइंट हो गया, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसको डिस्कस करने वाले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन तो पक्का इस टॉपिक से आना है, तो अच्छे से सुनिएगा। तो बेसिकली अगर हम टरबाइन की बात करते हैं तो टरबाइन का क्या काम है, जब हम हाई हेड से वाटर को मंगाते हैं, तो डैम है, डैम में पीछे हमने वाटर स्टोर किया, रिजर्वायर हो गया, वहां से हमने वाटर मंगाया, ऐसे तो नहीं आ जाएगा, पूरा एक सिस्टम होता है, पेंट स्टॉक होता है, लार्ज डाया की, आरसीसी की हो सकती है, स्टील की हो सकती है, लार्ज डाया की हमारी पाइप्स होती है जिसके थ्रू वाटर आता है, और हमारे यहाँ पर एक ब्लेड होता है, ब्लेड लगे होते हैं जो हमारे बड़े बड़े व्हील्स होते हैं, उसके ऊपर ब्लेड लगे होते हैं, तो टरबाइन उसके हेल्प से रोटेट करती है। बीच में हम एक सर्च टाइम भी देते हैं, वो भी देते हैं कि जो हमारा वाटर है, जो हमारा वाटर डाइवर्ट कर सके हम, क्योंकि अगर कभी कभी हो सकता है वाटर की रिक्वायरमेंट जहाँ पे टरबाइन है वहाँ पे नहीं हो, तो अब इतने फ्लो फोर्स से वाटर आ रहा है, उसको क्या करेंगे, वो अगर स्ट्राइक करेगा तो हमारा लॉस हो जाएगा, तो हम उस वाटर को डाइवर्ट करा देते हैं। नॉर्मल प्रेशर, जो प्रेशर है उसको हमारा अच्छे से मैनेज कर सके, प्रेशर को मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्च टैंक प्रोवाइड कर देते हैं, वाटर वहाँ डाइवर्ट हो जाता है। और अच्छे से डीप से समझना है तो टरबाइन की वीडियो आप जाकर देख लीजिएगा। अब यहाँ पे बेसिक पॉइंट डिस्कस कर लेते, तो अब हमारे 3 एग्जाम्पल है टरबाइन के, एक हो गया हमारा कैपलान, एक हो गया हमारा, सबसे पहले देखते हैं पेल्टन, पेल्टन टरबाइन होती है हमारे सबसे पहले, फिर हमारे एक फ्रांसिस टरबाइन होती है, एक होती है हमारी फ्रांसिस टरबाइन, और एक हो गया हमारा कैपलान टरबाइन। तो ये तीनों एग्जाम्पल है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम पेल्टन की बात करते हैं, ये इम्पल्स एनर्जी पे काम करते हैं, इम्पल्स में बेसिकली हम यहाँ पर देखने को मिलेगा इम्पल्स एनर्जी पर, ये दोनों जो है हमारी रिएक्शन एनर्जी पे काम करते हैं। यहाँ पर हमारा पोटेंशियल एनर्जी भी देखने को मिलेगा और काइनेटिक एनर्जी भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये दोनों किस पे काम करती है, हमारी रिएक्शन एनर्जी पे काम करती है। ये हमारा डायरेक्टली क्या देखने को मिला, एनर्जी जो है इम्पल्स, यहाँ पे बस काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलेगी। यहाँ पर दोनों पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों देखने को मिलेगी। अगर हम पैटर्न की बात करते हैं, बेसिकली पैटर्न की बात करते हैं, तो यहाँ पे किस तरीके का फ्लो होता है, इस पॉइंट पे पूछा जाता है कि इन तीनों या चारों ऑप्शन में से टेंजेंशियल फ्लो किस में देखने को मिलता है। वहीं पे पूछा जाता है एग्जाम्पल में कि वहाँ पे रेडियल फ्लो किस में देखने को मिलता है, रेडियल फ्लो किस में देखने को मिल रहा है भाई, तो आपको ये बताना है एग्जाम्पल। वहीं पर अगर हम कैप्लान की बात करते हैं तो यहाँ पे एक्सियल फ्लो देखने को मिलेगा। तो ब्लेड के किस पार्ट पर हम वाटर को फ्लो करा रहे हैं, वाटर को स्ट्राइक करा रहे हैं, उसी के बेसिस पे हमने डिफरेंट डिफरेंट टरबाइन देखे। तो अगर हम बात करें तो पूछेगा टेंजेंशियल फ्लो, रेडियल फ्लो या फिर एक्सियल फ्लो किस किस के पे देखने को मिल रहा है, तो आप उसको कर दीजिएगा। इसकी बात करते हैं, हाई हेड पे काम करता है, ये जो है हमारा, इसको हेड जो चाहिए वो बहुत ज्यादा चाहिए, तो हाई हेड पे काम करता है, पहले ये मीडियम हेड पे काम करता है, और वहीं पर अगर हम इसकी बात करें कैप्लान हमारा लो हेड पे भी काम कर जाता है, लो हेड पे काम करता है। डिस्चार्ज की बात करते हैं, अगर डिस्चार्ज की बात करें, डिस्चार्ज की बात करें तो इसका कैसा डिस्चार्ज आता है, लो डिस्चार्ज आता है, ये हर जगह मीडियम है, तो इसके बारे में तो इतना सोचना नहीं है। लेकिन जो हमारा ये है लो हेड पे काम करता है, लो हेड पे काम करता है और हाई डिस्चार्ज हमें देता है, हाई डिस्चार्ज देता है। वहीं पे एक होती है हमारी स्पेसिफिक स्पीड, एक टर्म होता है स्पेसिफिक स्पीड, जिसपे कि जिस स्पीड पर हमको वन यूनिट स्पीड पे हमें 1 यूनिट किलोवाट का हमें पावर मिल सके, वही स्पेसिफिक स्पीड होगी। तो इसकी जो स्पेसिफिक स्पीड है वो लो होती है, लो स्पेसिफिक स्पीड देखने को मिलती है। वेल वहीं पे इसकी मीडियम मानी जाएगी, मीडियम होती है इसकी स्पेसिफिक स्पीड, और इसकी जो है हाई स्पेसिफिक स्पीड देखने को मिलती है, हाई स्पेसिफिक स्पीड देखने को मिलती है। इन बेसिस पे आप अपने टरबाइंस का जो एग्जाम्पल इसको ले सकते हो, इन पे एक क्वेश्चन तो पक्का देखने को मिलेगा। वेल वहीं पर अगर हम बात करते हैं, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिससे क्वेश्चन आता है, जो कि हमारी सॉइल्स है। तो टाइप्स ऑफ सॉइल की अगर हम बात करें तो जो हमारा पेरेंट रॉक होता है, तो सबसे पहले तो एक पॉइंट होता है कि वेदरिंग होगी, ट्रांसपोर्टेशन होगा, फिर हमारा अपहीवल होगा, वेदरिंग होगी, ट्रांसपोर्टेशन होगा, उसके बाद क्या होगा कि ट्रांसपोर्टेशन के बाद डिपोजिशन होगा, और फिर हमारा अपहीवल होगा। तो ये चारों साइकिल चलती रहती है। जो साइकिल चलती है सॉइल की, इसको हम वेदरिंग साइकिल भी बोलते हैं, जियोलॉजिकल साइकिल भी बोलते हैं।
अब इसी के बेसिस पे हम डिफरेंट डिफरेंट सॉइल्स को डिस्कस करेंगे। अगर बात करते हैं बड़ी सी चट्टान है, उसकी वेदरिंग हो गई, वेदरिंग किसी भी वजह से हो सकती है, फिजिकल वेदरिंग भी हो सकती है और केमिकल वेदरिंग भी हो सकती है। फिजिकल वेदरिंग क्या हो गया, जैसे कि हवा की वजह से, जानवरों की वजह से, तो वाटर हो गया, और अगर हमारे एयर हो गई या फिर हमारे एनिमल्स हो गए तो इनकी वजह से हो गया, वो हमारी फिजिकल वेदरिंग हो गई। वहीं पे केमिकल वेदरिंग क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, कार्बोनेशन हो गया, या फिर डिफरेंट कोई भी पैरामीटर है तो उनकी वजह से अगर हमें देखने को मिलता है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, जो बैक्टीरिया उनकी वजह से हो गया, तो ये सब क्या हो गया हमारे, ये आपको केमिकल वेदरिंग देखने को मिलेगी। तो अब क्या बात करते हैं कि अगर इनकी बेसिस पे देखें तो पेरेंट रॉक जो है हमारी जो चट्टान है उसके पास ही अगर पार्टिकल रहेगा तो उस सॉइल को हम रेसिडुअल सॉइल बोलते हैं। अगर किसी एजेंट के द्वारा वो ट्रांसफर हो जाते हैं, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसपोर्ट हो गए, तो उन सॉइल को क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलेंगे। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारी रेसिडुअल सॉइल है वो ज्यादा अच्छी होती है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल ज्यादा अच्छी होती है। तो यहाँ पे एक तो ये पॉइंट हो गया कि जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं या फिर हमारे जो सिविल इंजीनियरिंग पर्पस के लिए जो हम सॉइल को यूज करते हैं वो हमारा रेसिडुअल सॉइल हो गया। वहीं पे अगर हम एक और पॉइंट देखें तो जो हमारे वाटर के द्वारा होती हैं, जैसे वाटर में भी 3 पार्ट हो गए, अगर हमारे रनिंग वाटर के द्वारा सॉइल के जो सेडिमेंट्स है वो ट्रांसफर हो रहे हैं तो उसे हम एलुवियल सॉइल बोलते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो एलुवियल सॉइल एक एग्जांपल हो गया। वहीं पे अगर हम बात करें तो लेक्स के पास जो डिपॉजिट हो जाती है उसको बोला जाता है हमारा लेकस्ट्राइन सॉइल। वहीं पे अगर बात करें जो हमारा सी जो मरीन एरिया है वहां पे जाके जो डिपॉजिट होती है वो हमारी मरीन सॉइल हो गई। तो ये तो वाटर के एजेंट की बात हो गई। अगर हम एयर की बात करें तो एओलियन सॉइल जो हमें राजस्थान गुजरात के एरिया में देखने को मिलेगी, एओलियन सॉइल जो एयर की वजह से ट्रांसफर हो रही है। अगर बात करते हैं कि एयर की वजह से ट्रांसफर हो रही है तो खुद ही सोचना है कि उसकी जो डेंसिटी है वो कैसी होगी, वो लो डेंसिटी होगा तभी तो उड़ पा रहा है। तो लो डेंसिटी होगी, उसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हाई होगी। तो ये कंस्ट्रक्शन साइट के लिए बिल्कुल यूज नहीं की जाती। वहीं पर अगर हम महाराष्ट्र वाले एरिया की तरफ चले तो वहाँ पे हमें ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। ब्लैक सॉइल में मॉन्ट मोरेलोनाइट का मिनरल बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो इसकी जो कंप्रेसिव जो चीज है, जैसे मतलब वाटर क्वांटिटी, अगर वाटर कंटेंट ज्यादा हो जाएगा तो कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। वाटर कंटेंट बिल्कुल हटा दो तो उसमें आपको श्रिंकेज ज्यादा देखने को मिलेगी, एक नॉर्मल कंडीशन में रह ही नहीं सकता। तो ये हमारी ब्लैक कॉटन सॉइल मिलती है। नाम से पता चल रहा है कि कॉटन की एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही उम्दा सॉइल है। अगर हम पहाड़ों की तरफ चले तो लैंडस्लाइड की वजह से जो हमारी ट्रांसफर हो गई, मतलब ग्रेविटी की वजह से जो हमारी सॉइल हमारे नीचे आ गई, जो ट्रांसपोर्ट हो गई अपने पैरेंट रॉक से यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं ग्रेविटी की वजह से जो हो जाती है हमारी कोल्यूवल सॉइल या फिर टेलस एग्जाम्पल हो गया। तो कोल्यूवल सॉइल जो हमारी ग्रेविटी की वजह से हो गई, ग्लेशियर की वजह से जो होती है हमारी ग्लेशियल सॉइल हो गई। वहीं पे एक और होता है जो रेन वाटर की वजह से, लीचिंग की वजह से जो हमारी देखने को मिलती है, बेसिकली लीचिंग की वजह से जो सॉइल देखने को मिलती है वो हमारी लेटराइट सॉइल हो गई। यहाँ पर ये क्या है कि रेड कलर, आपको रेड कलर वाली सॉइल में ज्यादा देखने को मिलेगा, मतलब आयरन ऑक्साइड जो है वो इसके अंदर ज्यादा प्रेजेंट होगा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं, एक होती है हमारी ऑर्गेनिक सॉइल। वो क्या है, ऑर्गेनिक सॉइल क्या है, ऑर्गेनिक सॉइल क्या है, जो कि जिसमें कार्बन का कंपोजिशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो भी बहुत कम होती है इन कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक सॉइल। जैसे कि इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा मक और पीट है। तो अब इनकी क्या खास बात है कि तो ये डार्क ब्राउन कलर के होते हैं और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिकम्पोजिशन की वजह से फॉर्म होते हैं। तो वेजिटेटिव मटेरियल हो गया या फिर जितना भी हमारा गार्बेज है, तो ये जो इन पे जब हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजिशन करते हैं तो इनकी वजह से जो सॉइल मिलती है वो हमारी ऑर्गेनिक सॉइल होती है। कार्बन का कंपाउंड, कार्बन का जो मैटर है उसमें ज्यादा पाया जाता है और इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1 या 1.2 के बीच में ही वेराई करती है। मक, पीट या फिर हमारे ह्यूमस जो है, ये सब सॉइल के एग्जांपल ऑर्गेनिक सॉइल में आते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट सॉइल हमने देखे जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। आज हमने बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट्स देखे हैं, इसी तरीके से हम डिफरेंट पॉइंट्स कल भी देखने वाले हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम लास्ट एग्जाम से पहले फटाफट से रिवाइज कर लेंगे। आपको किस टॉपिक पे हमारा, किस पॉइंट पे आपको वीडियो चाहिए, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।